जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भाई अग्निवीर जो 2024 में पेपर हुआ है, हम उन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, अग्निवीर में जो 2024 में पेपर हुआ था, हम उन पेपर को सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा कि अग्निवीर का पेपर 2024 में अप्रैल, ठीक है भाई, अप्रैल में हुआ था। तो हम लोग जो अप्रैल में पेपर हुआ था, हम उस पेपर को आज सॉल्व करेंगे। और जितने भी सेट हैं हम उन 2024 के सभी सेट को सॉल्व करेंगे। ये पहला सेट हमारा है भाई, पहला सेट है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि PYQ से जो पेपर होता है भाई, PYQ से 90% जो होता है ना, 90% पेपर बिल्कुल पिछला पेपर आता है भाई, 90% बिल्कुल पिछला पेपर आता है, ठीक है। अगर आप 2024 और 23, ठीक है, और 25 के क्वेश्चन को, पिछले पेपर को आप सॉल्व करके जाते हैं, याद करके जाते हैं उन क्वेश्चन को, तो मैं 90% वादा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल कन्फर्म है भाई, आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म है, ठीक है। क्योंकि वही क्वेश्चन ना रिलेटेड बार बार वही क्वेश्चन आते रहते हैं, अगर कोई बच्चा 3 साल का क्वेश्चन याद करके जाए तो मैं वादा करता हूँ उसका सिलेक्शन 100% तय है, ठीक। तो हम लोग एक एक सेट को सॉल्व करेंगे। पहले शिफ्ट में जो हुआ था पेपर, हम आज उस पेपर को लेके आए हैं, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस सेट को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है भाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अग्निवीर में जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था, इस शिफ्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन था कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। देखो भाई, अगर आपको पता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है भाई। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे कि मैं नए अगले शिफ्ट को लेके आऊँ। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या जवाहरलाल नेहरू, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है भाई। तो देखो, जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे यानी एजुकेशन मिनिस्टर, वो हमारे थे अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। अच्छा, अब वर्तमान कौन है, अभी पूछ ले भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री भाई कौन है, ठीक है। तो वर्तमान जब भी पूछेगा तो आपको बताना है श्री धर्मेंद्र प्रधान। क्या बताना है, अगर वर्तमान पूछेगा तो बताना है श्री धर्मेंद्र प्रधान। ये क्या है, वर्तमान शिक्षा मंत्री है भाई, ये क्या है, वर्तमान शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा, किस सन से हुए हैं भैया ये धर्मेंद्र प्रधान, ये 2021 से क्या हुए थे, एजुकेशन मिनिस्टर अब हैं, ठीक है। अब देखो हमारा भाई अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर प्रश्न है कि गौतम बुद्ध से संबंधित भाषा कौन सी है थी। गौतम बुद्ध से संबंधित भाषा कौन सी थी, ये आपको बताना है भाई। गौतम बुद्ध से संबंधित भाषा कौन सी थी, पाली या संस्कृत या हिंदी या प्राकृत, पाली, संस्कृत या हिंदी या प्राकृत, ठीक है भाई। तो जो गौतम बुद्ध से संबंधित भाषा थी वो हमारी क्या थी, पाली, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या थी भाई, पाली थी, ठीक है भाई। अब देखो हमारा अगला नंबर प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न। हम आज जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ थे 2024 में पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। इसका PDF भी आपको मिलेगा बिल्कुल, ठीक है। अब हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारत राज्यों का संघ है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है। मतलब भारत राज्यों का संघ है, ये किस अनुच्छेद से लिया गया है, ठीक है भाई। अनुच्छेद फर्स्ट से, या अनुच्छेद सेकंड, या अनुच्छेद थर्ड, या अनुच्छेद फोर्थ से भाई, ठीक है। तो देखो ये जो लिया गया है, ये अनुच्छेद फर्स्ट से लिया गया है भाई। किससे लिया गया है, फर्स्ट से, ठीक है। यानी भारत जो हमारा है राज्यों का संघ है, ये अनुच्छेद फर्स्ट में घोषित किया गया था, ठीक। और भारत के भूभाग को भी परिभाषित किया गया था, ठीक। तो ये भारत राज्यों का संघ, ये हमारा पहला अनुच्छेद है, ठीक है। ये तो फिलहाल सबको पता होगा। अब हमारा भैया चौथा नंबर प्रश्न है कि किसकी आत्मकथा है, ठीक है भाई, किसकी आत्मकथा है। हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि किसकी आत्मकथा है, महेंद्र सिंह धोनी, या राहुल द्रविड़, या विराट कोहली, या सचिन तेंदुलकर, ठीक है भाई। तो देखो ये जो आत्मकथा है ना, ये किसकी है, सचिन तेंदुलकर की। एक मिनट, ये किसकी है, सचिन तेंदुलकर की, ठीक है भाई, सचिन तेंदुलकर की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने एक किताब लिखा था, उस किताब का क्या नाम है भाई, उस किताब का नाम है प्लेइंग इट में वे। उस किताब का नाम है प्लेइंग इट में
वे, ठीक है भाई। उस किताब का क्या नाम है? प्लेइंग इट में वे। ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। यह पुस्तक इनके 24 साल क्रिकेट कैरियर की बचपन से लेकर आज यानी कि बचपन से लेकर आज तक है, ठीक है भाई। अब देखो हमारा अगला नंबर प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न है, इनकी किताब का क्या नाम था भाई? प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। 5वां नंबर प्रश्न हमारा है कि हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? कनाडा या स्विट्जरलैंड या फिनलैंड या नॉर्वे को? तो देखो हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? वो है हमारा फिनलैंड भैया। क्या है? फिनलैंड। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है ना, लगभग फिनलैंड में अगर देखा जाए तो 1,00,000 यानी 68,000 से लेकर 1,88,000 तक झीलें हैं भैया, ठीक है। 1,00,000 अगर देखा जाए तो 1,68,000 से लेकर 1,68,000 से लेकर 1,88,000 1,88,000 झीलें हैं। कहाँ? फिनलैंड में सबसे अधिक झीलें भैया, ठीक है। सबसे अगर देखा जाए सबसे बड़ी झील अगर देखा जाए फिनलैंड में भाई, देखा जाए अगर फिनलैंड की सबसे अधिक झील आपसे मतलब पूछे कि सबसे बड़ी झील कौन है, बोले फिनलैंड में सबसे अधिक झील सबसे बड़ी झील कौन सी है फिनलैंड में? तो आपको क्या बताना है? सबसे बड़ी झील जो है हमारा वो है साइमा। क्या भैया? साइमा। साइमा फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है। साइमा फिनलैंड की सबसे बड़ी झील है, ठीक है भाई। अब देखो हमारा अगला नंबर प्रश्न है। अगला नंबर प्रश्न हमारा है कि तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी यानी फिनलैंड, ठीक है भाई। अब देखो 6वां नंबर प्रश्न हमारा है कि वर्तमान सेना प्रमुख कौन है? 6वां नंबर प्रश्न हमारा भाई कि वर्तमान सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे, बिपिन रावत या उपेंद्र द्विवेदी या अनिल चौहान? तो वर्तमान सेना प्रमुख भैया कौन है? जो हमारे वर्तमान सेना प्रमुख हैं, आप लोग बताइए फटाफट। जो हमारे वर्तमान सेना प्रमुख हैं वो भैया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर यानी उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है भाई। ये क्या है? हमारे वर्तमान सेना प्रमुख है, ठीक। अगला नंबर प्रश्न हमारा है कि मास्टर वारंट ऑफिसर किस सेना के रैंक है? मतलब ये क्वेश्चन हमारा है मास्टर वारंट ऑफिसर किस सेना की रैंक है भाई, ठीक है। तो ये जो रैंक है भैया मास्टर वारंट ऑफिसर, ये क्या है? भारतीय वायुसेना यानी भारतीय वायुसेना, ठीक है भाई, यानी इंडियन एयरफोर्स की रैंक है, ठीक। अब देखो हमारा 8वां नंबर प्रश्न है कि खेतड़ी तांबा खदान किस भारतीय राज्य में स्थित है? खेतड़ी तांबा खदान किस भारतीय राज्य में स्थित है, ठीक है भाई। तो जो खेतड़ी तांबा खदान है ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ये जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि राजस्थान में। ऑप्शन डी यानी कि राजस्थान में, ठीक है भाई। अब देखो हमारा 9वां नंबर प्रश्न है। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, अगले सीट में भी आप देखिएगा तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहीं के मिलेंगे, ठीक है। अब देखो भाई हमारा अगला नंबर प्रश्न है कि अबुआ आवास योजना किस राज्य से संबंधित है? अबुआ आवास योजना किस राज्य से संबंधित है? बिहार से या झारखंड से या उड़ीसा से या पश्चिम बंगाल से, ठीक है। तो भाई देखो अबुआ आवास योजना जो हमारा है भैया वो किससे है? झारखंड से। किससे है? झारखंड से, ठीक है। ये झारखंड योजना के राज्य से संबंधित है, नहीं किस राज्य से संबंधित है पूछा था तो झारखंड से लिया गया है, ठीक है। अब देखो हमारा 10वां नंबर प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है भाई। खेल में, विज्ञान में या फिल्म उद्योग में या साहित्य में? तो ऑस्कर पुरस्कार वो हमेशा किस में दिया जाता है? फिल्म उद्योग में दिया जाता है भाई, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई हमारा 11वां नंबर प्रश्न है। 11वां नंबर प्रश्न हमारा है कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ठीक है भाई। अरुण आफिस अली या मदर टेरेसा या किरण बेदी या इंदिरा गांधी? तो देखो रेमन मैग्सेस अगर पुरस्कार देखा जाए तो किसे मिला था? सबसे पहले किसे मिला था? वो मदर टेरेसा को मिला था, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो हमारा 12वां नंबर प्रश्न है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है भाई? ये देखो क्वेश्चन कई बार रिपीट होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, अशोक या हर्षवर्धन को। ठीक भाई, तो भारत का जो नेपोलियन है भैया वो हमारा कौन है? वो है समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को हम लोग क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्यों जानते हैं? क्योंकि गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त को उनकी अजेय सैन्य प्रतिभा, विजय और एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण कारण यह उपाधि इन्हें दी गई थी। ठीक है भाई। अच्छा, इन्हें किसने मतलब यह नाम दिया था? तो विंसेंट आर्थर। कौन दिया था भैया? विंसेंट आर्थर। ठीक है भाई, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने इन्हें क्या दिया था? समुद्रगुप्त नाम दिया था। भारत के नेपोलियन की किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो हमारा 13वां नंबर प्रश्न है काकोरी कांड। काकोरी कांड के नायक कौन थे? भगत सिंह या अशफाक उल्लाह खान, या जो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न हो जाएगा, मतलब तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद या राम प्रसाद बिस्मिल। तो भैया देखो, काकोरी कांड के मतलब काकोरी कांड किससे संबंधित है? अगर देखा जाए तो काकोरी कांड जो हमारा वो है राम प्रसाद बिस्मिल से संबंधित है। राम प्रसाद बिस्मिल से। ठीक है, जिन्होंने मतलब अगर देखा जाए राम प्रसाद बिस्मिल मास्टरमाइंड और प्रमुख योजनाकार थे। ठीक है भाई, मास्टरमाइंड और प्रमुख योजनाकार थे देखा जाए तो। ठीक, अब देखो 14 नंबर प्रश्न देखा जाए तो 14 नंबर प्रश्न हमारा है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी, कृष्णा या मूसी या साबरमती। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो भैया हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा मूसी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हम आपको अब आंसर बताएंगे क्योंकि वैसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है भाई। शीतल देवी का संबंध किस खेल से है? शीतल देवी का संबंध किस खेल से है? ठीक है भाई, कुश्ती से, तीरंदाजी से, या बैडमिंटन से, या दौड़ से। तो भैया शीतल देवी का जो संबंध है वो हमारा किससे है? तीरंदाजी से। किससे? तीरंदाजी से। यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। अब देखो हमारा 16 नंबर प्रश्न है कि सूर्य की किरण पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? भाई देखो, सूर्य की किरण पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? संवहन या चालन या विकिरण। ठीक है भाई। और एक ऑप्शन है परावर्तन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा भैया वो क्या हो जाएगा? विकिरण। क्या हो जाएगा? विकिरण। ठीक है, तो विकिरण के कारण, विकिरण प्रक्रिया के द्वारा क्या होती है? सूर्य की किरण पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक है भाई। अब देखो हमारा 17वां नंबर प्रश्न है समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब कौन सी है? भैया हमारा प्रश्न है 17वां नंबर कि समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब कैसा होता है? भैया समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा है? क्लास 10 का मतलब क्वेश्चन है। वास्तविक और उल्टा होता है, आभासी और सीधा होता है, वास्तविक और सीधा, या आभासी और उल्टा होता है भैया। ठीक, तो आभासी और क्या होता है? सीधा होता है। ठीक है भाई, और ये वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में जब प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा? वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, वो पार्श्व उल्टा होगा। ठीक है भाई। अब देखो हमारा 18वां नंबर प्रश्न है कि दूध का पीला रंग किस तत्व उपस्थिति के कारण होता है? दूध का पीला रंग किस तत्व उपस्थिति के कारण होता है? तो प्रोटीन के कारण, या कैल्शियम के कारण, या कैरोटीन के कारण, या लैक्टेज के कारण। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कैरोटीन। कैरोटीन के कारण क्या होता है? दूध हमारा पीला रंग हो जाता है भैया। ठीक है। अब देखो अगला नंबर हमारा 19वां नंबर है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिकम, नाइट्रिकम, फार्मिकम या सल्फ्यूरिकम। तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है भैया। यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, HCOOH मेथेनोइक, यानी कि फार्मिक अम्ल पाया जाता है किसमें? चींटी के डंक में। ठीक है भाई। अब देखो हमारा अगला नंबर प्रश्न है 20 नंबर कि बौनापन निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी के कारण होता है भैया? तो बौनापन निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? देखो भैया 15 क्या होता है आपका? जीके का होता है। 15 जो होता है आपके जीके का होता है, और 15 नंबर आपके साइंस से पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं? साइंस से पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, 15 आपके साइंस से पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब आपका जो चल रहा है वो साइंस का क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, किसका? साइंस का क्वेश्चन चल रहा है। ठीक,
तो बौनापन निम्नलिखित में से किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? थायरॉक्सिन या इंसुलिन या वृद्धिद हार्मोन या एस्ट्रोजन? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नहीं वृद्धिद हार्मोन के कारण ही बौनापन होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारी हाइट नहीं बढ़ती है। ठीक है भाई। कौन सी धातु इतनी मुलायम होती है? कौन सी धातु इतनी मुलायम होती है उसे चाकू से काटा जा सकता है? लोहा, तांबा, सोडियम या जस्ता? ठीक है भाई। तो सोडियम क्या भैया? Na। इसका परमाणु क्रमांक क्या है भैया? 11। ये 11 पर है। इतनी मुलायम होती है, यानी कि एक प्रकार से आप समझ लो पनीर। आप जैसे पनीर देखे हो ना, बिल्कुल पनीर की तरह होती है। ठीक है भाई। और ये बहुत ही रिएक्शन, अगर हवा के साथ ये बहुत तेजी से रिएक्शन करती है। ठीक है भाई। तो ये बिल्कुल पनीर नुमा होती है, इतनी मुलायम होती है कि बिल्कुल चाकू से हम ऐसे रखें, चाकू से तो बिल्कुल ऐसे कट जाएगी। ठीक है भाई। अब देखो हमारा 22वां नंबर प्रश्न है कि तापमान बढ़ने पर किस पदार्थ का आयतन में क्या परिवर्तन होता है? तापमान बढ़ने पर किसी पदार्थ के आयतन में क्या परिवर्तन होता है? भाई उसका मतलब आयतन क्या होगा? आयतन घटता है या स्थिर रहता है या बढ़ता है या कोई प्रभाव नहीं होता भाई? तो देखो, अगर तापमान बढ़ाएंगे हम, तापमान क्या होगा? बढ़ाएंगे तो क्या होगा? उसका आयतन क्या होगा भैया? बढ़ता है। क्या होता है भैया? उसके आयतन क्या होते हैं? बढ़ते हैं। ठीक है, हम इसे तापीय प्रसार कहते हैं। क्या कहते हैं? तापीय प्रसार कहते हैं। ठीक। अब देखो हमारा 23वां नंबर प्रश्न है कि भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है? देखो भैया 23वां नंबर प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया है कि भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है? गर्भाशय से मिलता है। भ्रूण यानी कि बच्चा, बच्चा जब पेट में रहता है भाई, बच्चा जब पेट में रहता है ना, भ्रूण यानी कि बच्चा भाई, भ्रूण यानी कि बच्चा। ठीक है भाई। भ्रूण यानी कि बच्चा, जब बच्चा पेट में रहता है तो उसे जो भोजन मिलता है, मतलब भोजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो कहाँ से बाहर जाते हैं, कहाँ से मतलब बच्चा को मिलता है? अंडाशय से मिलता है या प्लेसेंटा से मिलता है, तो या अम्नियोटिक थैली से मिलता है। तो भैया ये जो प्लेसेंटा है हम इसे अपरा के नाम से भी जानते हैं। किसके? अपरा के नाम से भी जानते हैं। तो इसी से क्या होता है, बच्चे को भोजन मिलता है जब वो माँ के पेट के मतलब पेट में रहता है। ठीक है, तो उसी प्लेसेंटा से ही बच्चे को मतलब भोजन मिलता है और जितने भी उसके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो उसी से बाहर निकलते हैं। ठीक है भाई। अब देखो हमारा जो 24वां नंबर प्रश्न है कि हृदय की गति को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है भैया? हृदय की गति को मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर या बैरोमीटर या ईसीजी या एपीडोमीटर? ठीक है भाई। तो देखो, अगर हृदय की गति को देखो नापा जाए ना, मापा जाए, तो वहाँ पर ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। किसका? ईसीजी भाई, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी मतलब देखो, जब आपको नौकरी मिलेगी, जब आपका मेडिकल होगा तो वहाँ पर एक ईसीजी होगा, 100% ईसीजी होगा। बोलेंगे जाओ ईसीजी करा के आओ। ठीक है, मतलब वहाँ फ्री में करेंगे, ये नहीं कहेंगे जाओ बाहर से करा के आओ। तो ईसीजी वहाँ पे आपका चेकअप होगा। वो क्या होता है? हृदय की गति को मापने के लिए करते हैं। ठीक है भाई, ईसीजी होता है। ठीक। अब हमारा देखो 25वां नंबर प्रश्न है कि कार्बन तत्व की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन तत्व की संयोजकता कितनी होती है? तो ये सबको पता होगा, 4 होती है। कार्बन तत्व किस पर भैया? इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 6 है। प्रतीक क्या है? C। ठीक है, इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसकी जो संयोजकता होती है कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है भाई। अब देखो हमारा 26वां नंबर प्रश्न है, चिंपैंजी में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? चिंपैंजी में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 46, 48, 44 या 50? तो भैया चिंपैंजी में जो होती है वो क्या होती है? मनुष्य से 2 अधिक होती है गुणसूत्र, यानी कि 48 होती है। क्या होती है? 24 जोड़े। इनमें कितने जोड़े पाए जाते हैं? 24। और 24 कितने हो गए भैया? 48 हो गए। और मनुष्य में कितने होते हैं भैया? 46 होते हैं मनुष्य में। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ चिंपैंजी की बात हुआ है तो 48 होगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। अब देखो 27वां नंबर प्रश्न हमारा कि कोशिका में केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अगर कोशिका की खोज आए तो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। बट यहाँ क्या है, कोशिका में केंद्रक की खोज चार्ल्स डार्विन या ग्रेगर मेंडल या रॉबर्ट ब्राउन या अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी भैया। ठीक है, तो देखो कोशिका में जो केंद्रक की खोज भैया की थी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये इन्होंने 1831 में की थी भैया। कब की थी इन्होंने? 1831 ईस्वी में की थी। ठीक है, और उन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने।
ठीक है भाई। अब देखो सामान्यतः वायुमंडलीय दशाओं में वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? 300 मीटर प्रति सेकंड होती है, या 340 मीटर प्रति सेकंड, या 342 मीटर प्रति सेकंड, 360 मीटर पर सेकंड। तो ये तो फिलहाल तापमान पर निर्भर करता है, लेकिन अगर देखा जाए तो लगभग कितना होगा? 340 मीटर पर सेकंड। यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 340 या 42 या 43 ऐसे ही होता है, बट 40 दिया है तो हम 40 पे ही लगाएंगे, नियरेस्ट है, ठीक है। अब देखो 29वां नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गैस सबसे कम प्रदूषण करती है भैया? निम्न में से कौन सा गैस सबसे कम प्रदूषण करती है? डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी। तो देखो भैया सबसे कम प्रदूषण जो होगा भैया किसमें होगा? सीएनजी में। किसमें होगा? सीएनजी में होगा भैया सबसे कम प्रदूषण, ठीक है। यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, ये 90% यानी कि बहुत कम प्रदूषण इसमें होता है, ठीक है। तो क्या होगा? सीएनजी में। और इसमें सब में बहुत ज़्यादा होता है, डीजल पेट्रोल में सबसे अधिक होती है। और सबसे कम किस में होती है भैया? इसमें होती है सीएनजी। हालांकि डीजल पेट्रोल से कम जो प्रदूषण होगा एलपीजी में भी होता है, बट सबसे कम अगर देखा जाए तो सीएनजी में होता है। यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो हमारा 30वां नंबर प्रश्न है। 30वां नंबर प्रश्न है और जो कि ये सबसे लास्ट प्रश्न है। 30वां नंबर प्रश्न है जो कि सबसे लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न। अब हम लोग यही सॉल्व करेंगे 30 प्रश्न, यानी कि हम लोग आज जीके जीएस के क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। है कि भूकंप की तरंगे कैसी होती हैं? भूकंप की तरंगे कैसी होती हैं? श्रव्य तरंगे, प्राश्रव्य तरंगे, या आश्रव्य तरंगे, या विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो भैया भूकंप की तरंगे कैसी होती हैं? वो होती हैं आश्रव्य तरंगे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आश्रव्य तरंगे, भूकंप की तरंगे, हम इनके ध्वनि को हम सुन नहीं सकते, मतलब जिसके ध्वनि को हम नहीं सुन सकते उसे कहते हैं अश्रव्य तरंगे, ठीक है। और श्रव्य तरंगे क्या होती है? ऐसी ध्वनि जो मनुष्य क्या होता है? सुन सकता है, यानी 20 हर्ट्ज से क्या होता है? 2000 हर्ट्ज तक, लगभग 2000 हर्ट्ज तक ये 20,000 हर्ट्ज तक ये होता है, ठीक है भाई। और इसे क्या होता है? मनुष्य सुन सकते हैं, ठीक है भाई। तो भूकंप की तरंगे कैसी होती हैं? तो वो होता है अश्रव्य तरंग, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। तो जय हिंद दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले शिफ्ट के साथ। अगर आप नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो थैंक्स।